नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का चल रहा था एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेशन, ठीक है ना। तो उसी सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो बेटा। और अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है बेटा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को बेटा, ठीक है ना। आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए सेशन में अगर आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है ना। अगर कुछ लग रहा है आपको ना कुछ इम्प्रूव करना है हमें तो प्लीज़ तब भी कमेंट कीजिए कि सर आप ये चेंज करिए, ठीक है ना। उसमें हम थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं बेटा। और पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए कि हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितने सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए और उसके बाद हम लोग रिप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जवाब देते हैं आपको। और हम भी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा। अच्छा, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बेटा ये इस सेशन का तो फर्स्ट है, लेकिन इससे पहले एक वीडियो डाले थे वो अधूरा छूट गया था, ठीक है ना। तो पूरे 20 क्वेश्चन करा तो इसलिए इसमें हो सकता है क्वेश्चन नंबर सीधे 11 से स्टार्ट होगा, तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, जब बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है ना, और बहुत एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करनी है आपको, एक सेलेक्टेड वे में पढ़ना है, नहीं तो बहुत सिलेबस है, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम, है ना। इसलिए सेलेक्टेड वे में पढ़ोगे, एक प्लानिंग के तहत पढ़ना है आपको, तब जाके आप कहीं एसएससी में क्वालिफाई कर पाएंगे भाई। नहीं तो बिना किसी मकसद के ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको बेटा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा, देखिए। कह रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। सुरंग की लंबाई कितनी है, ठीक है। सुरंग की लंबाई बतानी है आपको। रेलगाड़ी है जिसकी चाल दे रहे हैं आपको, रेलगाड़ी की चाल बेटा, रेलगाड़ी की चाल दे दी गई आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बेटा। ये रेलगाड़ी की चाल है। ये रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करने में कितना समय लेती है, तो समय आपको दे दिया बेटा, समय दे दिया है 42 सेकंड। ये रेलगाड़ी 42 सेकंड में एक सुरंग को पार कर जाती है, ठीक है। अगर ये 42 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है और इसकी चाल दे रहे हैं तो इसका मतलब इस रेलगाड़ी द्वारा चली गई कितनी दूरी है। इस रेलगाड़ी ने 60 किलोमीटर पर आवर की चाल है इसकी, इस चाल से 42 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी बेटा। तो ये चाल किलोमीटर पर आवर है और ये सेकंड है, तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, इस चाल को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो बेटा। अभी हो गया 60 × 5/18 मीटर पर सेकंड, और इस चाल में आपको टाइम से गुणा कर देना है, तो ये दूरी आ गई बेटा। सॉल्व कर दो, ठीक है ना भाई। काट देते हैं बेटा, 6 × 18 हो गया, ये 6 से ये काट दो, 6 × 7 = 42 हो गया बेटा। 3 से ये काट दो, 3 दूनी 6 20 हो गया, 20 × 5 = 100, 7 = 700। इसका मतलब आप कह सकते हैं इस रेलगाड़ी ने 700 मीटर की दूरी तय की, ठीक है ना। रेलगाड़ी ने 42 सेकंड में इस रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 700 मीटर, ठीक है। अब एक बात समझते हैं बेटा, कभी भी सपोज दैट ये रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी की लंबाई आपको दे रखी है 243 मीटर, और ये एक सुरंग है। ये रेलगाड़ी अगर इस सुरंग को पार करेगी तो इस रेलगाड़ी ने सुरंग को पार करने में 700 मीटर की दूरी तय की है, ठीक बेटा। अब अगर 700 मीटर में से आप इसकी 243 मीटर माइनस कर दोगे तो ये सुरंग की लंबाई रह जाएगी बेटा। तो सुरंग की लंबाई आ जाएगी कितनी, तो 700 में से 243 आप माइनस करोगे बेटा, ये आ जाएगा 7 यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 4, तो आ जाएगा 457 मीटर, ठीक है। सुरंग की लंबाई आ जाएगी बेटा 457 मीटर, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही आंसर है बेटा, ए इसका सही आंसर है, ठीक है। इजी है, कुछ नहीं करना, केवल एक बात समझनी थी, बस ये लिख दिया हमने फालतू इतना। केवल आपको ये समझना था कि 4 किलोमीटर पर आवर में है और ये 42 सेकंड है, तो सेकंड में है तो इसलिए इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हमने 5/18 से गुणा कर दिया बेटा, और इस चाल में समय से गुणा कर दिया, दूरी आ गई। कोई भी रेलगाड़ी जब किसी सुरंग को पार करती है तो अपनी दूरी चलती है और प्लस सुरंग की चलती है, दोनों मिला के 700 ही बेटा। इसकी अपनी खुद की 243 है, तो सुरंग कितना बचा, 457 मीटर का सुरंग रह गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए। और हम कोशिश करते हैं बेटा कि
जल्दी से सेशन कंप्लीट हो और इम्पोर्टेंट फैक्ट जल्दी जल्दी से करवा दिए जाएं आपको, है ना, बिना किसी समय के, बिना किसी लंबी बातों के हम लोग सेशन को कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आपको रिजल्ट देना, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, स्क्रीन पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़िए सवाल, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। कह रहा कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है, ठीक है। यदि इस पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होता तो वह वार्षिक रूप से देय ब्याज की तुलना में 964 रुपये अधिक होता, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो बेटा, दर दे रहा आपको, दर इसने दे दी है 20% वार्षिक, 20% वार्षिक। टाइम दिया है आपको इसने 2 वर्ष, ठीक है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज है बेटा और ब्याज आपको वार्षिक लग रहा है, तो जो ब्याज दर 20% वार्षिक है ना, 20% वार्षिक, ये 2 वर्ष में बदल जाएगी 20 दूनी 40, और इस 20 का वर्ग करोगे आप तो ये आ जाएगा 400। 2 डिजिट यहाँ रख दो, 1 बचा 4, ये वाला ये इसमें जोड़ दो बेटा, ठीक है, ये इधर जोड़ दो बेटा। तो ये जो ब्याज की दर है ना वो हो जाएगी 44%। अगर 20% वार्षिक ब्याज लगेगा तो 1 साल में 20, अगले साल में 20 और 20 पर ब्याज लगेगा 4, तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 44% ब्याज दर। 2 वर्ष में 20% 44% बदल जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक, एक कंडीशन। दूसरा, अब सवाल कह रहा है कि यदि ब्याज छमाही दे हो, तो जो बेटा 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष को छमाही में चेंज करोगे तो 4 छमाही हो गई, 4 छमाही हो गई। और बात करते हैं दर की बेटा, 20% वार्षिक है, अब ये 10% प्रति छमाही हो जाएगी, प्रति छमाही हो जाएगी 10%, ठीक है ना, ये ब्याज दर हो गई बेटा, ठीक है। अब आप बताइए, जैसे हमने इसे चेंज कर लिया तो 4 साल को इतना आसान नहीं कि आप चेंज कर पाए, इस तरह से कैलकुलेशन कर पाए। तो एक काम करते हैं, इस 10% को हम बेटा फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो इसे कहोगे 1/10, माने 10 पर 1 ब्याज लगेगा। ध्यान से देखो, हम दर में बदल लेते हैं, 4 साल में 10%, 4 छमाही में कितनी बन जाएगी, तो 10 पर 1 ब्याज लगेगा बेटा, हो गया कितना, 11। फिर 10 पर 1 लगाओगे, ये दूसरी वर्ष होगी 11, फिर 10 पर 1 लगाओगे, ये होगी तीसरी वर्ष, और फिर 10 पर 1 लगाओगे, ये होगी चौथी वर्ष, बस 4 वर्ष हो गई। इसका मतलब बेटा ये होगा कि अगर आपका 10,000 रुपये थे तो ये हो जाएंगे 14,641 रुपये, ठीक है। अब आप देखो ध्यान, 10,000 बढ़कर हो गए कितने, 14,641 रुपये हो गए। बताओ ब्याज कितना बढ़ गया बेटा, तो आप कहोगे सर 4,641 रुपये ब्याज है, 10,000 रुपये मूलधन है, 10,000 पे 4,641 रुपये, बताओ कितने परसेंट बना, भाग दे देंगे बेटा 46.41%, ठीक है। तो पहले अगर ब्याज वार्षिक रूप से लगता तो 44%, लेकिन अगर ब्याज छमाही दे होगा तो ये दर बदल जाएगी 4 छमाही में 46.41% में, ठीक है बेटा। अब जब ये 46.41% हो गए ना, तो अब देखो ब्याज कितना बढ़ गया, यहाँ 44% लगेगा और यहाँ लग रहा है 46.41%। बताओ यहाँ से यहाँ कितना एक्स्ट्रा हो गया, तो आप कहोगे सर ये 2.41% एक्स्ट्रा हो गया है, इतना अधिक हो गया। सवाल में 964 रुपये अधिक है। अगर इतने 2.41% की वैल्यू 964 है तो मूलधन बेटा 100% है। 100 की परसेंट की वैल्यू क्या होगी, तो 964 गुणा 100 कर देंगे और बटे 2.41% हो गया बेटा। दशमलव हटाओगे 0 बढ़ा दो, बस ये कैंसिल कर दो बेटा, ये कट जाएगा 4 बार में, 4 बार में कट जाएगा बेटा। 10,000 में गुणा कर दो, मूलधन आ गया बेटा 40,000 रुपये। कितना आ गया, 40,000 रुपये, ठीक है, आ गया समझ में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप कमेंट की हम इस सवाल को दोबारा बता देते हैं, अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें दोबारा से इस सवाल को ले लेते हैं बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम आती तो। जैसे समझ में आ गया होगा, ये दर हमने बदल दी, बस इसमें दिक्कत आएगी दर आपने कैसे बदल दी। तो कुछ नहीं, 20 दूनी 40 कर दिया, 20 का वर्ग और ऐड कर दिया बेटा, वही दशमलव के बाद लिख देते हैं, बस यही कर दिया हमने, ठीक है ना। और यहाँ इस 10% को हमने 4 छमाही में चेंज कर दिया बेटा, तो 46.42। यहाँ ब्याज लगेगा 44 और यहाँ हो गया 46.41%। इससे ये ज़्यादा लग गया, कितना, 2.41%। उसके बराबर 964 रुपये ज़्यादा, यहाँ से निकाल दिया, 40,000 इसका मूलधन हो गया बेटा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए कमेंट कीजिए अगर समझ में आ जाए आपको, ठीक बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 से पूर्णता विभक्त हो। 18, 21, 24 से पूर्णता विभक्त हो जाए
ऐसी संख्या बताओ और वो भी 5 अंकों वाली, ठीक है ना। ऐसी संख्या बतानी है आपको जो 18, 21, 24 से पूर्णता कट जाए और 5 अंकों की हो। 18 से, 21 से और 24 से, 18, 21, 24 से पूर्णता विभक्त हो जाए, वो भी 5 अंकों की संख्या हो, वो बतानी है आपको, ठीक है ना। तो पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं बेटा कि ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों से कटती हो, इन तीनों से विभक्त हो जाए, इन तीनों से विभक्त हो जाए ऐसी संख्या बताओ। तो इन तीनों से कटने वाली अगर संख्या की बात करें तो हमेशा इनका लासा लेना बेटा। तो 18, 21, 24 का एलसीएम आप निकाल के देख लेंगे बेटा, वो आ जाएगा 504। इन तीनों संख्याओं का जो लासा होगा वो 504 होगा। 504 एक ऐसी संख्या है जो 18 से, 21 से और 24 से पूर्णता व्यक्त होगी, इन तीनों से पूरी कट जाएगी, ठीक है। हमें लेकिन ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसी संख्या जो 5 अंकों की बड़ी छोटी से छोटी हो। तो अब हम बात करते हैं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की। देखो बेटा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो यही है, इसमें है 5 अंक बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। इस संख्या को क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं के एलसीएम से भाग कर देते हैं। भाग कर दो बेटा 504 से। देखिए ध्यान से कितनी बार चला जाएगा, ये एक बार हो गया 504। अब बच्चे कितने बेटा, यहाँ पे देखोगे तो ये 6 हो गए, 9 हो गए और यहाँ पे 4, ये हो गया। अब आपने ये 0 ले लिया बेटा। अब देखो 504 का भाग कितनी बार चला जाएगा, तो 9 बार। देखो 9 चौको 36 और 9 पच्चे 45, ये हो गया बेटा। अब माइनस करिए बेटा, यहाँ बचा कितना 4, यहाँ बचा कितना 2, यहाँ बचा कितना 4, ये 424 जो है ना बेटा, ये आपका शेष बचे हैं, ये शेष बचे। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ना बेटा कि ये संख्या 504 से क्यों नहीं कट रही, क्योंकि इतना शेष बच रहा है। तो या तो आप ये कर सकते हैं कि ये 424 इसमें से माइनस कर दो तो ये संख्या पूरी कटने लगेगी। अगर आपने 424 माइनस कर दिया ना तो इसमें अंकों की संख्या कम हो जाएगी, इसलिए माइनस करना नहीं। तो फिर दूसरा तरीका है कि ये 524 का 504 का भाग 424 में इसलिए नहीं जा रहा कि ये कम है। कितनी कम है, 504 से ये कितनी कम है, तो माइनस करोगे बेटा तो बचेगा कितना, 10 में से 2 गए तो 8, 80 बच रहा है बेटा। ये 80 कम है, अगर आप 80 इसमें जोड़ दोगे पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 5 अंकों की कौन सी संख्या है जो पूर्णता कट जाएगी, तो 5 अंकों की छोटी संख्या ये है और इसमें 80 और ऐड कर दो आप तो हो जाएगी, ये संख्या होगी बेटा, ये हो गया बेटा 10,080। ये आपका आंसर है, इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका ए आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं बेटा। अगला सवाल, वीडियो आपके पास है, आप लगातार दोबारा देख सकते हैं अगर कहीं दिक्कत आती है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 506 मीटर है। एक वृत्ताकार बगीचा है, उसकी आपको परिधि दे दी बेटा 506 मीटर, ठीक है। 14 वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत कितनी होगी इनमें से, ठीक है। वृत्त की परिधि दे दी बेटा, परिधि दे दी है 506 मीटर, ठीक है। और लागत जो है, जो दर है समतल कराने की, वो दे दी है कितनी बेटा, 14 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 14 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 14 रुपये। तो बताओ इस वृत्ताकार जिसकी परिधि 506 मीटर है, इसका खर्च कितना होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा है बेटा, ठीक है। चलिए तो देखो ध्यान से बेटा, ये आपको परिधि दी है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। 2πr परिधि बराबर 506 दे रखा है। यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करते बेटा तो होगा 22/7। यहाँ से आप r निकाल लेते 506 बेटा, ठीक है। यहाँ से r कितनी आ जाएगी, देखो 506 गुणा 7/2 गुणा 22, ठीक है। काट देते बेटा, 11 दूनी 22, 11 से काट दो, 11 चौको 44, 11 छक्का 66, 2 से फिर काट देते बेटा 23 हो गया। ये
7 से गुणा करो, 7 या 21 की 1 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 261/2 सॉरी 161/2 मीटर। ये इसकी त्रिज्या आ गई, समझ में आ गई। 7 या 21 की हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16/2, 161/2 मीटर इसकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब अगर आपको इस पे इस दर से 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस बगीचे को, उस वृत्ताकार बगीचे को समतल करवाना है, तो इसका मतलब आपको उस बगीचा का क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल होता है क्या बेटा वृत्त का, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 22/7, आर की जगह लिख दोगे बेटा 161/2, 161/2। ठीक है ना, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। इसको आपको समतल करवाना है, जितना भी आएगा वर्ग मीटर एरिया है इसे आपको समतल करवाना है। ठीक है ना, अब गुणा बाद में करते हैं बेटा। अब हम सीधे बात करते हैं खर्च की। ये एरिया आ गया आपके पास, ये एरिया है आपके पास जिसे आपको समतल करवाना है, और इस एरिया को समतल करवाने का रेट क्या है, 1 वर्ग मीटर में 14 रुपये लगते हो, तो इतना वर्ग मीटर कितने रुपए लगेंगे, यहाँ पे 14 कर दे बेटा। ठीक है, बस देखो ख़त्म करो, 7 दूनी 14 हो गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 से ये 11 हो गया। अब हो गया बेटा 11 गुणा 161 इंटू 161। ठीक बेटा, बस इनका करना आपको गुणा, जो भी गुणनफल आएगा वो इनका आंसर होगा बेटा। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बेटा, तो गुणा उणा करने में प्रोसेस थोड़ी सी ज़्यादा है ना, लंबा होगा, तो इसके ऑप्शन हम आपको लिखते हैं और फिर आप देखो हम आपको एक दूसरा तरीका, इस कैलकुलेशन को ना करें वहाँ सीधे बता देते हैं बेटा। देखो ऑप्शन है पहला बेटा 25 18 31, ये ऑप्शन ए है। उसके बाद ऑप्शन बी है बेटा 31 25 81, ये ऑप्शन बी है। उसके बाद ऑप्शन सी है बेटा 18 51 31, ये ऑप्शन सी है। उसके बाद डी है 21 85 31, ये ऑप्शन डी है बेटा। इनमें से इनका गुणनफल कौन सा होगा, तो आप देख रहे हैं जब इन संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं ना, तो 1 11 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से वो संख्या आंसर होगी ना बेटा जो 11 से कट जाए। कुछ भी नहीं करना है ये सवाल आपको जब भी ऐसा सवाल है तो देखना है कि कौन सी संख्या 11 से पूर्णता व्यक्त होती है। ठीक है ना, अब 11 से कौन सी संख्या पूर्णता व्यक्त होगी, तो शायद आप विभाजता के नियम पढ़े होंगे, वहाँ समस्थान पे आए अंकों का योग विषम स्थान पे आए अंकों का योग, या तो योग का अंतर 0 या 11 से विभक्त हो। ठीक है ना, तो यहाँ हम देख लेते जल्दी से। जैसे इसकी बात करें बेटा, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 हो गया, और 3 6 हो गया। यहाँ देखो 8 5 13 और 1 14, ये नहीं बनेगा बेटा, ये 14 ये 6 0 नहीं बनेगा अंतर। इसे देखिए 3 2 5 और 5 और 8 13 हो गया ये। ठीक है ना, 13 आ गया। और इसे देखिए 1 और 5 6, 6 और 1 7, ये भी नहीं बन रहा है, या तो दोनों का जोड़ बराबर आ जाए या फिर अंतर 11 हो जाए। इसे देखिए बेटा 2 और 5 7 हो गए, 7 3 10 हो गया बेटा। इसे देखिए 8 और 1 9, 9 और 1 10, यही आंसर है बेटा। इसका गुणनफल यही आएगा, बस यही आंसर आपका। तो आप कभी कभी कैलकुलेशन ना करके आप इधर ध्यान रखोगे, ऐसा कोई भी सवाल आए तो 11 से विभक्त कर दो, बस 11 से अगर पूरा कट जाए वही आंसर है बेटा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन 2,85,131 इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा। अगला सवाल है, यदि ए का 10% भी हो, ए का 10% भी हो तो 20 का B% कितना होगा। ए का 10%, ए का 10% बी हो तो 20 का B% कितना होगा, ये पूछा बेटा। 20 का B% कितना होगा। ठीक है ना, देखिए बेटा अगर हम 20 का B% पूछा ना आपको, तो अगर हम इसे सॉल्व करें 20 का B%, तो यही तो हुआ ना बेटा, इसी का मान तो चाहिए हमें। इसका अगर हम काट दें तो आपको मान क्या चाहिए बेटा, इसी का तो चाहिए मान, B/5, B का 5वां, इसी का तो मान चाहिए। अच्छा B का मान कितना है, B बराबर कितना है बेटा, A का 10%, यही तो है ना B, और हमें चाहिए B/5 5वां, तो इसका मतलब B/5 क्या होगा बेटा, A का 10% है ना बेटा, इसका बटे 5 कर दो,
कैंसिल आउट करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ए का 2% इसका आंसर हो गया, ए का 2% ये आंसर है बेटा इसका। ठीक है, आ गया होगा समझ में। लाइक कीजिए बेटा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए भाई। अगर आपको ठीक लगे तभी लाइक कीजिए बेटा, है ना। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल देखिए, ध्यान से पढ़िए और उसके बाद बात करते हैं इस सवाल की। देखो ये है 3/7 भाग 3/7 गुणा 3/7, यहाँ 3/7 भाग 3/7, यहाँ है ऑफ 3/7 माइनस 9/49, इसका मान चाहिए आपको बेटा। ठीक है ना, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा। देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें ना बेटा, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, दोनों को एक साथ करते थे। देखो ध्यान से, पहले बोर्ड मास अगर आप पढ़े हो ना बेटा, तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना चाहिए, बी ब्रैकेट है नहीं, ऑफ यहाँ है नहीं, भाग की बात करते हैं बेटा। ये देखो ये ध्यान से, ये 3/7 है ना बेटा, भाग की जगह गुणा कर दो, इसे पलट देते हैं, 7/3 हो गया, ये है 3/7। अब नीचे आते बेटा, ये ध्यान रखना बस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3/7 ये भाग है बेटा, यहाँ पहले का को सॉल्व करना है, तो जब का करेंगे ना बेटा तो ये आ जाएगा 9/49, ठीक है, माइनस 9/49, ये हो गई वैल्यू बेटा। अब अगर इससे आगे सॉल्व करोगे आप, देखो ध्यान से, ये जो काट सकते हैं आप कैंसिल करो बेटा, 7 से 60 कट गए, 3 से 3 खत्म हो गए, ये 3/7 हो गया ऊपर वाला बेटा। नीचे वाले की बात करेंगे बेटा, तो ये देखो 3/7 है, भाग को गुणा में चेंज कर दो, ये 49/9 हो गया बेटा, इधर माइनस 9/49 है अभी। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो 7 से 7 काट दो, 7 7 49, 3 से 3 काट दो बेटा। ठीक है, ये आ गया 7/3। अब मेरे पास ये बचा बेटा, इधर देखो ये 3/7 है, ये 7/3 नीचे है, 7/3 तो ये यहीं पहुँच जाएगा, 7/3 ही हो गया। ठीक बेटा, और माइनस है 9/49, देखो ये भी 9/49 हो गया, 9/49 माइनस 9/49, तो आप कहोगे ये आंसर हो गया बेटा 0, इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका सही आंसर है बेटा बी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 इसका बी आंसर सही है। अगला सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट अगला सवाल पढ़िए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखो ध्यान से बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सवाल पढ़िए फिर रिप्लाई कीजिए बेटा जल्दी से, और हम लोग बात करते हैं आगे। देखो कह रहा है 5,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अच्छा ठीक है, देखो एक तो आपको मूलधन दे दिया बेटा, मूलधन दे दिया बेटा 5,000 रुपये, ठीक है। दूसरा आपको बेटा समय दे दिया, समय दिया इसने 2 वर्ष, ठीक है। और इसने आपको दर दे दी है बेटा, दर दी है इसने 8% वार्षिक, 8% वार्षिक, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस पर ब्याज लगाना, और वो ब्याज कैसा, तो एक साधारण है और दूसरा चक्रवृद्धि है 2 साल के लिए, ठीक है ना। तो इस दर को आप ध्यान समझिए बेटा, अभी एक सवाल करवा चुके हैं इसी सेशन में, फिर से एक बार बताते हैं आपको। इस दर को जो ब्याज दर 8% वार्षिक है ना, इसे 2 वर्ष में साधारण ब्याज बदलो। आपको पता है बेटा साधारण ब्याज प्रति वर्ष सेम लगता है, तो 8 दूनी 16%, ये बन जाएगी बेटा 16%, ठीक है। जबकि यही दर अगर चक्रवृद्धि ब्याज में देखी जाए ना बेटा, 8% 2 वर्ष में देखी जाए तो 8 दूनी 16 और 0.8 का स्क्वायर, और ये 2 वर्ष में इतनी में, चक्रवृद्धि ब्याज में ये ब्याज लगेगा 16.64%, जबकि साधारण ब्याज में ये दर होगी 16%। अब देखो आप चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक है, इन दोनों में कितने का अंतर, तो आप कह सकते हैं सर ये 0.64% का अंतर है,
इतना फ़र्क पड़ रहा है। बस आपको इतना ही अंतर पूछा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का। तो बेटा मूलधन 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये का यही 0.64% निकाल दो, बात खत्म। यही हो जाएगा बेटा। दशमलव हटाओ, 2 0 बढ़ा देते हैं बेटा, 3 कैंसिल कर देते हैं, ये ख़त्म हो गया। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, ये हो गया बेटा 32 रुपये। 32 रुपये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। सवाल पढ़िए बेटा और लगाना शुरू करिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, कह रहा है यदि x अनुपात 2/, 4:9, ठीक है, और दे रहा था 2:x बराबर 3:4, तो y का मान बताना आपको। y की वैल्यू चाहिए बेटा, है ना। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। आप जैसे चाहते वैसे सॉल्व कर लेते बेटा, ठीक है ना। इन दोनों की तुलना अगर हम कर दें, इसे ऐसे लिख देते हैं, इसे भी ऐसे लिख देते हैं बेटा, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 8/3, यहाँ से x की वैल्यू हो गई 8/3। इसे लिख रहे हैं बेटा, अगर देखिए ध्यान से, कुछ नहीं, सरल सी कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा। ये वैल्यू है, ठीक है ना। इसका इधर गुणा कर देते हैं, ये 9x हो गया बेटा, और ये हो जाएगा 8y। इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया। x की वैल्यू वहाँ से यहाँ रख देते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, x बराबर कितना बेटा 8/3 बराबर इधर 8y है बेटा। अब आपको यहाँ से अगर y चाहिए ना, y, तो आप समझ सकते हैं बेटा y बराबर ये 9 गुणा 8/3, और ये y में 8 का गुणा, ये भी बटे में आ जाएगी 8, ये वाले, ठीक है ना बेटा। ये कैंसिल हो गए, 3 से काट दो, y की वैल्यू आ जाएगी 3 बेटा। आंसर आ गया 3, ठीक है ना। सही आंसर इसका बी ऑप्शन, बी इसका सही आंसर है बेटा। ठीक है, चलिए सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है बेटा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा। 19 देखिए, उसमें कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5, 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 7 काम करें और कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपये प्राप्त हों, तो बी को इसमें से कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है, इनकी काम करने के दिनों की संख्या दे दी गई है आपको। ठीक है, देखो बेटा, ए बी सी है, ए बी सी, ए करता है बेटा 5 दिन में, बी करता है 6 दिन में, और सी करता है 8 दिन में। आप इन तीनों का एलसीएम ले लेते, लासा ले लेते, वो काम मान लेते पहले तो कितना होगा इन तीनों का लासा बेटा, जल्दी से कमेंट के लासा बताइए भाई। कितना होगा लासा, ये संख्या है लेकिन 5, 6 और 8 का, जल्दी बताओ जल्दी से। 120 कितना आएगा, हाँ 120, एलसीएम आ गया 120। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए, जब आपको एलसीएम पता चल गया तो इनका एक दिन का काम कहे जिसे हम कार्य क्षमता कहते हैं ना, कार्य क्षमता निकाल लेते बेटा। ये हो जाएगा कितना 24। अगर इसकी बात करेंगे, इसकी क्षमता होगी बेटा 20, और इसकी बात करें इसकी है 15। बस ये इनकी इफिशिएंसी आ गई बेटा। इन तीनों के काम करने की जो क्षमता है वो 24, 20 और 15 है। कभी भी ध्यान रखिएगा बेटा, कोई भी 2, 4, 6 व्यक्ति काम करते हैं और उन्हें मजदूरी देनी है तो मजदूरी हमेशा उनकी क्षमता के अनुपात में ही बांटी जाती है। तो अब देखो, अगर इनके क्षमता के अनुपात में मजदूरी मिलेगी ना बेटा, तो टोटल देख लो कितने हो गए, इसे 24, इसे 20 और इसे 15 मिलेंगे। हो गए कितने 59 यूनिट, 59 रुपये बनेंगे। 59 में से किसके पूछें, बी के। अगर बी के पूछें बेटा तो 59 में से 20 हैं, किसी भी वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, आप किसी में भी, ठीक है ना। अब सवाल में आपको कितने रुपए टोटल दे रखे हैं बेटा, तो वो है 2950 रुपये। ठीक है, यहाँ से 59 यूनिट का मान अगर ये है तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, तो आप कहोगे सर ये हो गया 2950/59। ठीक है ना।
अगर आपसे पूछा जाए कि आप बी की वैल्यू बताएं तो बी का बेटा बी की क्षमता 20 यूनिट है, कार्य क्षमता, उसी अनुपात में हमेशा मजदूरी मिलती है, तो 20 बराबर बताइए। ये हो गया बेटा 59 गुणा 20 कर दो, सॉल्व करो कितना हो गया, कितनी बार में कट जाएगा ये, 5 में 45, 5 पंचे 25 4 29 बेटा 50 बार में कट गया, 2 पंचे 10, 1000 रुपये हो गए। बी की जो मजदूरी है वो 1000 रुपये हो गई बेटा, ठीक है। इसका बी आंसर सही है। 295 है, 59 यूनिट के बराबर है, 2950 है, 59 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 50 बनी, 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपको, बी का चाहिए बेटा, बी का 1000 रुपये है मजदूरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बेटा, सेशन का आखिरी सवाल है बेटा, ध्यान से पढ़िए और उसके बाद बात करते हैं। देखिए सवाल कह रहा, एक व्यापारी 600 रुपये में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदता है, ठीक है। वह ए को 20% लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि इस पूरे लेन देन में उसे 8% का लाभ अर्जित होता है तो वस्तु ए का क्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछा उसने, ये बोला, ठीक है बेटा। चलिए 2 प्रकार की वस्तु ए है और वस्तु बी है। ए को कैसे बेच दिया बेटा, 20% के लाभ पर। एलिगेशन बता देते हैं आपको बेटा, 20% लाभ में बेचोगे तो 120% बेच रहे होंगे इसे आप, ठीक है। दूसरी को कैसे बेचे, 10% हानि पर, तो इसे 90% बेच रहे होंगे बेटा, ठीक है। और दोनों को मिलाकर पूरे लेन देन में 8% का लाभ हुआ, इसका मतलब 108% बेच रहे होंगे। बस माइनस कर दो बेटा, यहाँ आ जाएगा कितना 12 और यहाँ आ जाएगा कितना 18। कैंसिल आउट करते हैं बेटा इन दोनों को, तो 6 × 18, 6 दूनी 12, मतलब 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में ये धन हो जाएगा, इसका 3 उसका 2, 3 और 2 मिला के टोटल बना बेटा 5। सवाल में टोटल है कितना बेटा 600, अगर 5 600 के बराबर है तो 120 हो गया, 120 गुना, इसका मतलब इसका 120 कर दोगे ये आ जाएगा बेटा 240 रुपये, और इसका 120 कर दोगे, 120 गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 360 रुपये, ठीक है। तो ये 360 हो गया और ये 240 हो गया। आपसे पूछ रहा है तो वस्तु ए का क्रय मूल्य कितना होगा, तो ए का क्रय मूल्य बेटा 360 रुपये है। बस इसका ऑप्शन जो है ना बेटा बी सही है, बी इसका सही आंसर है बेटा, ठीक है। चलिए आज इतने ही सवाल, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय, थैंक यू बेटा, थैंक यू।